अब हम चल रहे हैं एक अन्य यात्री के यात्रा वृत्तांत को समझने, और आज आपका वो यात्री है इब्न बतूता। इसका नाम आपने सुना होगा। इब्न बतूता बहुत ही प्रसिद्ध घुमक्कड़ था और बहुत ही प्रसिद्ध रहा है अपने टाइम पर, और इसकी कहानियां हम लोगों ने सुनी ही है। और इसकी किताब का नाम है रिहाला। इसने जो भारत के ऊपर अपनी किताब लिखी है उसका नाम है रिहाला। तो इसने क्या लिखा है भारत के बारे में, इसने भारत के बारे में क्या समझा है, क्या जाना है, और इसने अपनी समझ में भारत को कैसे देखा है, आज हम चल रहे हैं इस चीज को बहुत विस्तार पूर्वक समझने और जानने। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं इब्न बतूता की लेखन कला और उसका दृष्टिकोण भारत के बारे में। 14वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्रियों में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये कहां से आया है? मोरक्को से। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि ये कहां से आया है? मोरक्को से। ठीक है। इसका जन्म तैजियार के एक अत्यधिक शिक्षित परिवार में हुआ था, जो शरिया अथवा इस्लामी कानून पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए इब्न बतूता ने भी कम आयु में ही साहित्यिक एवं शास्त्रों से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर ली। उसने अपनी भारत यात्रा के स्मरण अरबी भाषा में रिहाला नामक पुस्तक में लिखे हैं। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में अत्यधिक विस्तार के साथ रोचक जानकारियां प्रदान करती है। कौन सी? आपको भारत की सामाजिक और तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में अत्यधिक विस्तार से तथा रोचक जानकारियां प्रदान करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के भारत की जानकारियां प्रदान करने में ये किताब बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और ये किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी गई है। तो ये चीजें आप समझिए। और ये व्यक्ति इस्लाम में बहुत विश्वास करता था, और जिस समय काल में ये आया है भारत, उस समय काल में दिल्ली सल्तनत का भारत पर शासन चल रहा था। दिल्ली में मतलब भारत मुगल इस्लामीकरण की तरफ जा रहा था, मतलब इस्लामी शासकों का भारत पर आगमन हो चुका था, वो स्थापित हो गए थे भारत में। तो उस काल को सल्तनत काल कहते हैं। मुगल काल नहीं है, ये सल्तनत काल है। ठीक है। इब्न बतूता को यात्राएं करने का शौक था तथा वह पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा, अंडरलाइन करो इस बात को, इब्न बतूता को यात्रा करने का शौक था तथा वह पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। अल-बरूनी और इब्न बतूता में यही सबसे बड़ा अंतर है कि यह अनुभव जो करता था वो लिखता था, और वो क्या लिखता था? वो जो पढ़ता था, जो पढ़ता था, उसने जो शास्त्रों में पढ़ा, जो समझा, वो उसने लिखा है। उसने अनुभव नहीं लिखा है, उसने सिर्फ कट पेस्ट किया है। मतलब कट पेस्ट, उसने थोड़ा बहुत अनुभव जरूर लिखा है, लेकिन एक जो होना चाहिए अनुभव बेस्ड लेखन होना चाहिए, वो उसका अनुभव बेस्ड लेखन नहीं है। किसका? अल-बरूनी का। तो ये आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी के लेखन में और इब्न बतूता के लेखन में मूल अंतर क्या है। तो आप इस चीज को बता सकते हैं बखूबी। समझ में आई बात? तो और आगे सुनो। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसने जो लिखा है, इसने अपना अनुभव लिखा है। इसने किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास नहीं किया। इसने वो लिखा है जो इसने अनुभव किया है, और उसे ही इसने अपनी किताब के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले उसने मक्का की तीर्थ यात्रा की तथा फिर वह सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाहों की यात्रा पर गया। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 ईसा में स्थल मार्ग से
सिंध पहुंचा। उसने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि उसने दिल्ली के तत्कालीन तुगलक वंशीय सुल्तान मोहम्मद तुगलक तथा उसकी कला एवं साहित्य के एक उदार संरक्षक के रूप में ख्याति को काफी सुन रखा था। अंडरलाइन कर लो, कौन था उस समय दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली का सुल्तान था तुगलक वंशीय सुल्तान मोहम्मद तुगलक, ठीक है। उसकी कला एवं साहित्य के एक उदार संरक्षक के रूप में ख्याति को काफी सुन रखा था। सुल्तान भी इब्न बतूता की विद्वता से काफी प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अंडरलाइन कर लेना ये बातें, उसे काजी नियुक्त किया। काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया, जिस पद पर वह काफी समय रहा, परंतु कुछ समय बाद उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया तथा उसे कैद कर लिया गया। यह भी कहा जाता है कि अत्यधिक फिजूल खर्ची के कारण वह अत्यधिक ऋण के बोझ से दब गया था, जिस कारण सुल्तान उससे रुष्ट हो गया था। बाद में जब दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो गई तो सुल्तान ने उसे पुनः राजकीय सेवा में ले लिया तथा 1342 में अपने दूत के रूप में चीन के मंगोल शासक के पास भेजा। उसने चीन की भी व्यापक रूप में यात्रा की तथा वहां का विस्तृत वृत्तांत लिखा, जो मार्को पोलो के वृत्तांत के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। 1347 में उसने वापस घर जाने का निश्चय किया, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए कि आपका जो इब्न बतूता है वो राजकीय संरक्षण में भी रहा, राजा का कोप भर्जन भी किया उसने, राजा की कोप भर्जन का भी शिकार हुआ, मतलब राजा की आप कह सकते हैं राजा ने उस पर थोड़ा बहुत अत्याचार भी किया गलतफहमियों के कारण। जब गलतफहमियां दूर हुई तो फिर उसे सेवा में लिया गया, फिर उसे राजकीय दूत के रूप में दूसरे देशों में भी भेजा गया और फिर वो 1347 में अपने घर वापस जाता है। तो इसीलिए आप ये समझिए, जो ये है इब्न बतूता, इसके लेखन में दोनों चीजें देखने को मिलेगी। इसके लेखन में राजा के प्रति वफादारी भी देखने को मिलेगी और इसके लेखन में राजा की बुराइयां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा इसने अनुभव किया वैसा इसने लिखा है। इसने जब राजा की अच्छाइयों को अनुभव किया तो इसने राजा की अच्छाइयां लिखी, और जब राजा ने इसके साथ गलत किया तो इसने भी राजा के बारे में अपने लेखन में गलत लिखा है। मतलब इसने आप बीती लिखी है, आप ये कह सकते हैं इसने आप बीती लिखी है। जो इस पर बीती वो उसने अपने वृत्तांत में लिख दिया है। राजा के संबंध में तो खास कर राजा से संबंधित बातों में तो इसने ये चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई है कि उसके साथ राजा ने जैसा व्यवहार किया उसने भी राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया है अपने लेखन में, ठीक। इब्न बतूता के वृत्तांत की कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां हैं इब्न बतूता के वृत्तांत में, वो क्या है सुनिएगा। इब्न बतूता ने प्रत्येक घटना को बड़े ध्यान से देखा तथा जिस भी व्यक्ति के वह संपर्क में आया उसको परखा। जिस भी नवीन संस्कृतियों, व्यक्तियों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के संपर्क में वह आया उनके विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक व्यक्त किया है। उसके वृत्तांत की विश्वसनीयता की अधिकांश विद्वानों ने पुष्टि की है तथा उसके वर्णन की कई बातें बरनी के वृत्तांत की पुष्टि करती हैं तथा कई बातें बरनी के वृत्तांत की पूरक हैं, परंतु इसके साथ ही उसके वृत्तांत में कुछ त्रुटियां भी थी। उदाहरणार्थ उसने जिन घटनाओं को देखा उन्हें प्रतिदिन लिखने के बजाय वापस अपने देश लौटकर स्मृति के आधार पर अंकित किया। समझो, इसने अपनी स्मृति के आधार पर अपनी पूरी किताब का निर्माण किया है। इसने दिन प्रतिदिन चीजों को नहीं लिखा। तो भाई स्वाभाविक है, व्यक्ति है, इंसान है, भूलना इंसान की प्रवृत्ति है। तो ये बहुत सारी चीजों को जरूर भूल गया होगा, बहुत सारी चीजों को इसने मिस आउट जरूर किया होगा। इसके वृत्तांत में हमें ये कमी देखने को मिलती है कि इसके वृत्तांत में सीरीज नहीं है, एक घटनाक्रम का
सीरीज देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को भूला है, क्योंकि इसने पूरी अपनी किताब का निर्माण इस स्मरण के आधार पर किया है। जो इसको याद रहा है वो उसने लिखा है अपनी किताब में। ये सबसे बड़ी कमियों में से एक है। किसकी किताब की? इब्न बतूता की, रिहाला की। ठीक है, जिसमें बहुत सारी बातें भूल जाने की पूरी आशंका रहती थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, उसने बहुत सारी सुनी सुनाई बातों, गप्पों अथवा अफवाहों को भी अपने वृत्तांतों में स्थान दिया, जिनकी विश्वसनीयता पूर्णता संदिग्ध थी। उसने कई स्थानों एवं शासकों के नाम भी गलत लिखे हैं, जिसके अतिरिक्त फारसी अथवा किसी भारतीय भाषा का ज्ञान न होना भी उसकी एक कमी थी। तो इसकी और गलती क्या है? इसने अफवाहों को भी अपने वृत्तांत में लिखा है, और इसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान कदापि नहीं था। तो इसके लेखन में इन चीजों की भी त्रुटियां हमें देखने को मिल जाती हैं कि इसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान ना के बराबर था, जिस कारण से ये भारत की चीजों को समझ पाने में उतने अच्छे से सफल नहीं हुआ जितने अच्छे से इसे सफल होना चाहिए था। अगर ये अनुभव, फिर देखो, जब आपके बीच में संपर्क नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि आप जनता की भावनाओं को कभी समझ नहीं पाएंगे, और जब आप जनता की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे तो आप जो लिखेंगे ना वो सिर्फ अपना अनुभव लिखेंगे, एक पक्ष लिखेंगे, बहुपक्ष नहीं लिखने वाले। अगर हम दोनों में बातचीत है, अच्छी ट्यूनिंग है, तो मैं जो लिखूंगा हम दोनों का पक्ष लिखूंगा, मैं सिर्फ अपना पक्ष नहीं लिखूंगा। ये बात समझ रही हो ना? तो भाषा एक बहुत बड़ी चीज है। भाषा को ऐसा मत समझिए कि बस बोलने जुड़ने का माध्यम, ना 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 ना, ये हमारी स्वतंत्रता का माध्यम है। ये हमें इस जीवन में जीने का तरीका सिखाती है, और अगर आपने अपनी भाषा की कदर नहीं करी तो आपने अपनी कदर नहीं करी, अपनी पर्सनली अपनी कदर नहीं करी आपने। ये बात आप समझिए, इस बात को आप समझिए। और अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आपसे बड़ा इस धरा पे और कोई मूर्ख नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, है ना? आगे सुनो। परंतु इन कमियों एवं त्रुटियों के बाद भी उसकी पुस्तक 14वीं शताब्दी के भारत की सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है, तथा तत्कालीन इतिहास, विशेषकर मोहम्मद तुगलक के विषय में जानकारी के लिए हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है। इन कमियों के बावजूद भी उसकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद तुगलक के शासन काल को समझने के लिए, भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई चलो ठीक है, उसे भाषा का ज्ञान, लेकिन आंखों से अंधा तो नहीं था ना। उसने वही लिखा है जो उसने देखा है, जो उसने अनुभव किया है। तो उसने होगा, डेट गलत होगी, नाम गलत होंगे, चीजों का मतलब उसने गलत समझा होगा, लेकिन जो उसने देखा है वो तो गलत नहीं देखा होगा, लिखा तो उसने वही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण किताब है भारत के मध्यकाल को समझने के लिए, खास तौर पर तुगलक वंश के शासन काल को समझने के लिए, खास तौर पर, और वो भी किसके? मोहम्मद तुगलक के। ठीक है, हम यह मानते आए थे कि लंबी, विशेषकर समुद्रिक यात्रा लुटेरों के कारण अत्यधिक जोखिम भरी होती है। इब्न बतूता ने भी यात्राओं की असुरक्षा की ओर संकेत किया है, क्योंकि उसने भी कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। वह कारवां में भी चला, परंतु फिर भी डाकुओं के आक्रमणों से नहीं बच सका तथा उसके कई साथियों को जान भी गंवानी पड़ी। परंतु इब्न बतूता ने के वर्णन से पता चलता है कि यात्राओं के दौरान एका फिकन भी कम उबाऊ नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति गृहातुर भी हो जाता है और बहुधा बीमार भी। रिहाला में उल्लेख है, मुझे ज्वार ने जकड़ लिया था। ज्वार मतलब बुखार में, ठीक है। ज्वार ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण
गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया था। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे साथ आया और अभिवादन किया। तो ये चीजें भी हैं। यात्राओं के दौरान बहुत सारा खतरा होता था, ये तो यथार्थ है भाई। उस समय डाकू कहाँ छुपे बैठे हैं कुछ नहीं पता। बहुत ज्यादा डाकू हुआ करते थे, बहुत ही भयानक रास्ते होते थे, बहुत ही भयानक। हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे कल्पनाओं के परे है वो स्थितियां, जिन स्थितियों में लोग उस समय यात्राएं करते थे। आज जितनी सुरक्षित तो नहीं थी और अकेलापन तो आपको खा जाता था, आप अनजान होते थे, तो हिम्मत चाहिए थी यात्रा करने की। पर इब्न बतूता ने वो हिम्मत दिखाई। भारतीयों में वो हिम्मत कदापि नहीं थी। उन्होंने तो कभी कोई यात्रा ही नहीं करी, कोई किसी ने भी यात्रा नहीं करी। ये बात जान लो, भारत का कोई भी ऐसा ट्रैवलर नहीं मिलता, यात्री नहीं मिलता जिसने उसने दुनिया का भ्रमण किया हो। आज के टाइम की बात कदापि नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मध्यकाल की और प्राचीन काल की। चीन से लोग भारत आए हैं, लेकिन भारत से लोग कहीं गए हैं इस चीज को हमने सुना? कदापि नहीं सुना। क्यों नहीं गए? क्योंकि भारत में सब कुछ उपलब्ध था। भारत में सब कुछ उपलब्ध था। शोध वही करता है जिसके पास अभाव होता है। अभाव ही शोध का प्रमुख कारण बनता है, और जहां पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो वहां फिर शोध नहीं होता। हमारे देश में इसीलिए रिसर्च नहीं हुई है इतनी, ठीक है। और जब नहीं थी चीजें तो हमने भी शोध खूब किया था, ठीक। शहरों एवं बाजारों का वर्णन। शहरों और बाजारों के बारे में वो क्या कहता है, सुनिएगा। इब्न बतूता ने भारत के विभिन्न शहरों का वर्णन किया है जो साधन एवं अवसरों से परिपूर्ण है। उसके वर्णन से पता चलता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले तथा रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। उसने लिखा है कि उपमहाद्वीप के शहर उन लोगों के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं जिनके पास साधन एवं कौशल के तथा पर्याप्त इच्छा भी है। वह दिल्ली को विशाल आबादी वाला एक बड़ा शहर मानता है तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। उसने लिखा है कि दौलताबाद, आज का महाराष्ट्र, दौलताबाद भी कम नहीं था तथा आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली का वर्णन उसने इस प्रकार किया है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इसमें एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से
इराब है। कब्रगाह में कंदा, कार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। तो ये दिल्ली का उसने वर्णन किया है अपने शब्दों में। मतलब दिल्ली घनी आबादी वाला शहर है और इमारत अप्रतिम बनी हुई है, पूरा घेरा है और दरवाजे हैं, सब कुछ। मतलब उसने जो देखा है वो उसने अपने वृत्तांत में लिखा है। और ऐसा लेखन हमने अल-बरूनी में कदापि नहीं देखा। उसने सिर्फ किताबों के माध्यम से जो भारत को समझा वो उसने अपने वृत्तांत में लिखा है। ये मूल अंतर है दोनों के लेखन में। दोनों के लेखन में मुझे सबसे बड़ा अंतर यही दिखाई पड़ता है, जो कि बताता है कि किसका वृत्तांत ज्यादा सटीक होगा। कौन है जिसने बहुत बेहतरीन तरीके से भारत के बारे में समझा होगा और लिखा होगा। और ये शासन पद्धति में भी सम्मिलित रहा। तो मैं कह सकता हूं कि इसके लेखन पर शासन पद्धति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। देखो, जो शासन से जुड़ेगा वो शासन की ज्यादा बुराई तो कदापि नहीं करेगा जब तक शासन उसके साथ बुरा नहीं करता है, और जब शासन उसके साथ बुरा करेगा तो वो शासन के बारे में भी बुरा लिखेगा। तो इस शब्द के माध्यम से मैंने दोनों बातें आपको समझा दी कि उसके साथ जब शासन ने बुरा किया तो उसने शासन के खिलाफ लिखा, और जब तक शासन ने उसके साथ अच्छा किया अच्छा लिखा। इब्न बतूता ने शहरों की विशालता, समृद्धि एवं महत्व के साथ साथ बाजारों के विषय में भी वर्णन किया है। उसके वर्णन से पता चलता है कि अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा मंदिर होता था, जिनमें से कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों एवं गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। इससे इस बात का आभास होता है कि उस समय बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के साधन ही नहीं थे, वरन वे सामाजिक एवं आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। तो ये कहता है कि बाजार उस समय सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के केंद्र मात्र नहीं थे, बाजार उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अब दास प्रथा पर इसने क्या लिखा है, इसने भारत में दास प्रथा कैसी देखी और उस पर इसका क्या वर्णन है, ये भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं। इब्न बतूता के वर्णन हमें तात्कालीन सामाजिक स्थिति, रीति रिवाजों, सामाजिक कुरीतियों तथा लोगों के रहन सहन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। उसने लिखा है कि भारत में दास प्रथा का काफी प्रचलन था तथा सुल्तान के अतिरिक्त बड़े बड़े अमीरों एवं सरदारों द्वारा लड़के एवं लड़कियों को दास बनाकर रखना एक रिवाज बन गया था। उसने कई स्थान पर लिखा है कि दास भी अन्य वस्तुओं की तरह बाजार में खुले आम बेचे भी जाते थे तथा नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए भी जाते थे। उसने लिखा है कि नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से प्रसन्न होकर मोहम्मद तुगलक ने उसे 1,00,000 टके तथा 200 दास दिए। उसने लिखा है कि जब वह सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट एवं दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किसमिस एवं बादाम के साथ एक दास एवं घोड़ा भी भेंट के रूप में दिए। तो ये आप देखिए और जानिए कि दास प्रथा भारत में विद्यमान थी बहुत बड़े स्तर पर, और सामाजिक कानून में उनका भरपूर प्रयोग किया जाता है। देखो, अब दास है तो दास ही रहेंगे, उनका शोषण दबाकर किया जाएगा, उनको घर परिवार के सदस्य के तौर पर तो नहीं रखा जाएगा। साफ सीधी बात है, दास को दास ही रखा जाएगा और उनका शोषण, और दोनों खरीदे जाते थे, लड़कियां भी खरीदी जाती थी और लड़के भी खरीदे जाते थे, और दोनों का शोषण किया जाता था। उल्टा कर दो, दोनों का शोषण किया जाता था। ये स्वाभाविक, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि शोषण कैसे होता है, ठीक है। तो आप ये कह, तो इसने भी राजा को प्रसन्न करने के लिए घोड़े खरीदे, दास खरीदे, सब कुछ खरीदा, क्योंकि खाली हाथ जाना दरबार में स्वीकार्य नहीं था। दरबार में अगर आप खाली हाथ गए तो आप भी खाली ही लौट जाओगे, आपका पहुंचना ही असंभव है, दरबार था, ठीक है। इब्न बतूता ने लिखा है कि दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। उसे पालकी या
ढोले में पुरुषों एवं महिलाओं को ले जाने में दासों की सबसे अधिक आवश्यकता एवं उपयोगिता लगी। उसके विवरण से पता चलता है कि दासों में काफी विभेद था। उसने यह भी लिखा है कि दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी जरूरत घरेलू श्रम में पड़ती थी बहुत कम होती थी। इसीलिए जिनकी भी सामर्थ्य थी वे परिवार कम से कम एक या दो को तो रखते ही थे। उसके विवरण से ये भी पता चलता है कि सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता था। संभवतः वे वही कार्य करती होंगी जो मौर्य युग में स्त्री गुप्तचर किया करती थी। दास दासियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बहुत सारे दास दासियां बहुत योग्य तथा होनहार होते थे, जो अपनी योग्यता एवं कुशलता के कारण बहुत ऊंचे पदों तक भी पहुंच जाते थे। उदाहरण के लिए इल्तुतमिश एवं बलबन, जो मूलतः दास होते हुए भी अपनी योग्यता के कारण सुल्तान पद तक पहुंचे। इब्न बतूता ने भी लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक की सेना में कार्यरत कुछ दासियां संगीत एवं गायन में निपुण थी एवं राजकीय उत्सवों एवं शादी आदि के अवसरों पर अपने प्रदर्शन से सबका मनोरंजन करती थी। देखो, जिसमें योग्यता होगी उसको तो कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। जिसके अंदर क्षमता, प्रतिभा और योग्यता है, उसकी योग्यता अपने आप दिख जाती है। और जिसे योग्यता परखनी आती है, जिसे योग्यता संवारनी आती है, वो उसे उसमें से बाहर निकाल कर उसे चमका ही देगा। कोयले में से जोहरी क्या निकाल लेता है? हीरा। वही बात है। तो जो जोहरी होगा, जिसके परख होगी हीरे की, वो दासों में से भी अपने काम का व्यक्ति निकाल लेगा। तो ऐसे ही बहुत से योग्य दास भी बहुत आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं सती प्रथा, भारत की सबसे बड़ी कुरीति, जिसमें एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है उसके पति की मृत्यु के बाद। ये बहुत बड़ी कुरीति है। देखो, स्व इच्छा से अपनी जान देना अलग बात है, जबरदस्ती मृत पति के शव पर उसे बिठाकर जला देना एक अलग बात है। जौहर अलग चीज है, सती प्रथा अलग चीज है। जौहर अलग कॉन्सेप्ट है, सती प्रथा अलग कॉन्सेप्ट है। जौहर में महिलाएं अपनी पवित्रता को बचाने के लिए स्व इच्छा से कूदती हैं, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती बिठाया जाता है। 80 साल के बुढ़े के मरने पर 16 साल की लड़की को जला दिया जाना कहाँ से उचित है? उसने अपने जीवन का पहला क्षण भी नहीं जिया है। समझ गई बात? और ये अमेल विवाह बहुत बड़ी दिक्कत रहा है भारत का, बहुत बड़ी दिक्कत। सुनो, इब्न बतूता ने तत्कालीन हिंदू समाज में सती प्रथा के व्यापक प्रचलन का भी उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि चिल्लाती हुई विधवा स्त्री को धक्के देकर चिता में ढकेल दिया जाता था। फिर उस समय बड़ी ऊंची आवाज में ढोल बजाए जाते थे, जिससे उसके चिल्लाने की आवाज न सुनाई दे। इब्न बतूता के इस विवरण की पुष्टि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आने वाले फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के विवरण से होती है, जिसने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है और लिखा है कि यद्यपि कुछ स्त्रियां तो प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, जबकि अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। देखो, जब अगर 70 साल का बुढ़ा है और 60 साल की महिला है तो वो खुशी खुशी मर जाएगी, लेकिन 50 साल का व्यक्ति और उसके साथ 25 साल की लड़की, 25 साल की तो लड़की ही है ना, उसने अपने जीवन का अभी एक क्षण जिया है, एक क्वार्टर ही तो जिया है। क्या जिया उसने? मैं मानता हूँ 100 साल का जीवन है, तो उसने भी जिया कितना है? और उसे जिंदा जला दिया जाना कहाँ से उचित है? मेरे धर्म में कुरीतियां थी, बहुत बड़े स्तर पर थी, आज भी है, और इन्हें दूर करना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी। इस चीज का वर्णन इसने किया, इब्न बतूता अल-बरूनी ने नहीं किया, तब भी थी, लेकिन कह रहा हूं ना मैं, उसके ऊपर ब्राह्मणवाद हावी था। समझ में आई बात? और ब्राह्मणवाद में स्त्रियों को सिर्फ एक घरेलू वस्तु ही समझा जाता है,
मनुस्मृति पढ़िए आप, आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कृषि एवं वाणिज्य, भारत में उस समय कृषि और व्यापार की क्या स्थिति थी, इस पर क्या कहता है आपका इब्न बतूता, ये भी जान लेते हैं। इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में कृषि एवं वाणिज्य के संबंध में भी सीमित परंतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उसने मिट्टी की उर्वरता को भारतीय कृषि के अत्यधिक उत्पादनकारी होने का महत्वपूर्ण कारण बताया है। इसी कारण कृषक के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव हो पाता था। उसने महीन मलमल की अत्यधिक प्रशंसा की है, परंतु साथ ही यह भी लिखा है कि वह इतनी महंगी है कि उसे केवल धनाढ्य तथा अमीर वर्ग के लोग ही पहन सकते हैं। उसने लिखा है कि भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में अत्यधिक मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के माध्यम से एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें भी उसने लिखी है कि भारत की जमीन बहुत उर्वर थी और भारत में हर प्रकार की फसलें उगती थी। सोना इसीलिए तो भारत की धरती को ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, है इसलिए तो कह रहे हैं। कुछ अद्भुत वस्तुओं का वर्णन क्या करा है उसमें, कौन कौन सी अद्भुत वस्तुएं देखी हैं भारत में, ये भी जान लेते हैं। विदेशी यात्रियों ने कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उल्लेख किया जो हमारे लिए तो सामान्य सी है, परंतु उनके लिए उस युग में असामान्य, अद्भुत एवं कौतूहल उत्पन्न करने वाली थी। इनमें 2 वस्तुओं का उल्लेख इब्न बतूता ने किया है, जो है नारियल एवं पान। उसने नारियल के वृक्ष की समानता मानव सिर से की है, क्योंकि उसमें भी जैसे 2 आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। उसने यह भी लिखा है कि इसका रेशा बालों जैसा दिखाई पड़ता है, जिससे रस्सी बनाई जाती है तथा जिसके विभिन्न उपयोग होते हैं। इसी तरह उसने पान के वृक्ष की तुलना अंगूर की लता से की है तथा किस प्रकार सुपारी के टुकड़े के साथ इसे चबाया जाता है, इसका भी बड़ा स्पष्ट वर्णन किया है। हमारे लिए ये सामान्य है, लेकिन उसके लिए ये सामान्य नहीं था। ये दोनों ही चीजें सामान्य नहीं थी, ना नारियल और ना ही पान। तो ये आ सकता है 1 नंबर के प्रश्न में कि वो कौन सी 2 चीजें इब्न बतूता को बहुत अद्भुत लगी थी भारत में। तो एक है नारियल, दूसरा है पान। ठीक है, संचार व्यवस्था पे इसने क्या लिखा है ये भी जान लेते हैं कि भारत में उस समय संचार व्यवस्था, संचार मतलब आज के टाइम पे जो ये फोन है, इंटरनेट है, ये आज का संचार है। तो उस समय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए लोग क्या प्रयोग करते थे। जैसे आज आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, आप इन सब माध्यमों से एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वैसे ही उस समय संचार का माध्यम क्या था, डाक भी है, मेल भी है, बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे। तो उस समय क्या थे संचार व्यवस्था, इसको भी इब्न बतूता ने बताने का प्रयास किया है। तो हम भी जान लेते हैं क्या बताया है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने तात्कालीन डाक एवं संचार व्यवस्था का भी उल्लेख किया है, जो अत्यधिक व्यवस्थित एवं तीव्र थी। उसने लिखा है कि डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहां महत्वपूर्ण खबरें तथा गुप्तचरों के समाचार सुल्तान एक मात्र 5 दिनों में पहुंच जाते थे। 50 दिन का समय सामान्य यात्रा में लगता, लेकिन सूचनाओं के आदान प्रदान में सिर्फ कितने दिन, 5 दिन। तो आप सोचो उस समय के हिसाब से संचार व्यवस्था कितनी सुदृढ़ रही होगी। तो कौन कौन सी थी ये भी जान लेते। वह इस डाक प्रणाली की कार्यकुशलता एवं प्रभावीपन को देखकर अत्यधिक
चकित हुआ। इसे व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला तथा व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना तथा उधार भेजने के साथ साथ अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हो गया। इब्न बतूता ने यह भी लिखा है कि व्यापार को प्रोत्साहन देने तथा उसे निरापादन बनाने के उद्देश्य से राज्य ने लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार किया। भारत में दो प्रकार, अंडरलाइन कर लो, भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे तलुक कहा जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे, तुलुक कहा जाता है, ठीक है, उलुक सॉरी। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा जरूर कि मुगल काल में या मध्यकाल में कौन सी डाक व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावी थी। तो एक है आपकी अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता है। हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चलित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, इसे दावा कहा जाता है। पैदल डाक व्यवस्था थी अश्व डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? दावा कहा जाता। और यह मील 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है। जब तक वह अगले दांव तक नहीं पहुंच जाता, पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासन के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिसे भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अश्व डाक व्यवस्था से तेज थी पैदल डाक व्यवस्था। समझ में आई बात? तो और वो कैसे संचालित होती थी ये भी बता दिया है। किसने? आपके इब्न बतूता ने। अब आते हैं अगले विषय पर। इब्न बतूता के वृत्तांत का मूल्यांकन कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, इस बात को भी जान लेते हैं कि इब्न बतूता ने जो बताया भारत के बारे में, उससे हमें भारत के बारे में सच में क्या क्या चीजें पता चलती हैं। क्या इसका वृत्तांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, इस बात को भी हम बखूबी जान और समझ लेते हैं। हमने इब्न बतूता के वृत्तांत की कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया था, जिनके कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उसके वृत्तांतों का ऐतिहासिक स्रोत सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम कुछ सावधानियां बरतें। इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उसके द्वारा सुल्तान मोहम्मद तुगलक के संबंध में किया गया वर्णन भी कहीं कहीं असंगत तथा विरोधाभासी पूर्ण प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ कहीं कहीं वह सुल्तान को अत्यधिक नम्र, न्याय प्रेमी एवं उदार बताता है एवं उसकी दयालुता की प्रशंसा करता है, परंतु कहीं कहीं वह उनके भयानक अत्याचारों का वर्णन करते हुए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है जिसे व्यर्थ खून बहाने में आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार उसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को एक विचित्रताओं के मिश्रण के रूप में चित्रित किया है जो झक्की एवं सनकी है। इस वर्णन के पीछे अधिकांश आधुनिक विद्वानों का विचार है कि संभवतः सुल्तान की कृपा से वंचित हो जाने के कारण इब्न बतूता ने इस प्रकार के विवरण लिखे होंगे। जो भी हो, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसके विवरण सल्तनत कालीन इतिहास, विशेषकर मोहम्मद तुगलक के काल की घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ भी हो, उसने राजा का पक्ष, विपक्ष
दोनों लिखा है, लेकिन सल्तनत काल और खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को बताने में इब्न बतूता के वृत्तांत रिहाला की बहुत बड़ी भूमिका है। ये भारत के बारे में भारतीयों से अलग एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।